Hello, good morning, friends. And today again we are here to discuss the Hindu newspaper, its editorial, and five important vocabulary of this Hindu newspaper. Day to day, we are discussing this to enrich your vocabulary as well as your detailed understanding of this Hindu newspaper. दोस्तों हम लोग आज रोज़ की तरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर को, इसको एनालाइज करेंगे और हम लोग जो है इसमें हिंदी में हम लोग एनालाइज करते हैं डेली की तरह। जल्दी से इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों इसका इसी डिस्क्रिप्शन में मैं इसी हिंदू न्यूज़पेपर को जो डेली का हिंदू क्विज सेगमेंट है, डेली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको एक रिवीजन हो जाए और एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको आइडिया लग जाए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज के न्यूज़पेपर में तो और भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है और भी चीज़ें हैं जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में मिल जाएंगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आज के न्यूज़पेपर चलिए हम लोग और द हिंदू आज के जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये कोरोना से रिलेटेड है ये न्यूज़ जो भी है। अब इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि अभी तक अर्बन केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बट जब से इस ईयर की शुरुआत हुई है उसमें रूरल केसेस में वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है सारा। तो आज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। और इसके बाद में फ्रंट पेज में एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस की जाए। ये एक अवेयरनेस न्यूज़ है, इसको आप लोग जानकारी के लिए बस जान लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि 70 of 97 कोविड डेथ्स वर अनवैक्सीनेटेड पीपल। इन्होंने बोला है कि 97 में से जो 70 लोग की डेथ हुई है कोरोना से, वो लोग 70 लोग वो थे जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई थी। तो बेसिकली इसमें बस अवेयर होने वाली ये बात है कि आप लोग वैक्सीनेट करवा लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वैक्सीनेट करवा दीजिए, जिससे कि ये रिस्क ख़त्म तो नहीं होगा बट ऑब्वियसली कम ज़रूर हो जाएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जो दूसरा और तीसरा पेपर होता है ये सिटी का होता है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमारा जो वोकेबलरी वाला सेगमेंट है इस कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो जहाँ भी इस तरह का आएगा मैं हो सकता है थोड़ा स्किप हो जाए मेरे से, बट जो ग्रीन कलर है ये वोकेबलरी का है, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो हेडलाइंस में मोस्टली यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड है। तो आप लोग देख लीजिए लास्ट में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए ये जैसे डूपिंग वाला है, ये सब इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी में आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में क्या बेसिकली दिया हुआ है, इसमें ये दिया गया है कि ये हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ए वेलकम प्रोब। वेलकम प्रोब मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पहले क्या था कि पंजाब गवर्नमेंट है प्लस हरियाणा गवर्नमेंट, उन लोगों का एक जॉइंट चल रहा था कि अलग, या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये था कि अलग अलग लेवल पे ये लोग जो भी कमेटीज़ बनाने, सिक्योरिटी कमेटी बनाने चाह रहे थे कि लैब्स को इंक्वायर करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था फाइनली कि सारी कमेटीज़ को कैंसिल कर दिया था। अब उन्होंने एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा के सुपरविज़न में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। उसमें जो मेंबर्स उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कौन कौन से मेंबर्स हैं। इसमें ये देखिए, डीजीपी ऑफ चंडीगढ़, ए सीनियर ऑफिस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी ऑफ पंजाब एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये लोग इस कमेटी में मेंबर्स होंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई भी स्टेट अगर इस तरह की इंक्वायरी करता है तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी भी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुपरविज़न में अगर कमेटी बनाई जाएगी तो इम्पार्शियल रहेगी, और पीएम की सिक्योरिटी का मामला है तो किसी भी तरीके से पॉलिटिकली बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसमें आर्टिकल में बोला गया है, मतलब ये मेरे अपने व्यूज़ या ओपिनियन नहीं है, ये सारे आर्टिकल्स में दिया है, मैं तो एक ब्रीफ दे रहा हूँ आपको कि इसमें जैसे कुछ जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल की, वो एलिगेशन लगा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने सीधा इस जानबूझ के ऐसा किया। पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फालतू का बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिकली पॉइंट बस इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है अनबाइज्ड इंक्वायरी के लिए, बस इतना ही है।
इंदु मल्होत्रा की सुपरविजन में। इसमें आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना है इस आर्टिकल में, और बस एक जानकारी के लिए बता दिया है कि इंदु मल्होत्रा, अब आगे कोई डेवलपमेंट होगी भाई, आगे का अगर क्वेश्चन आपको बनता है कभी कि अंडर हु सुपरविजन ए कमेटी वाज फॉर्म टू प्रो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच, तो इंदु मल्होत्रा की सुपरविजन में कमेटी बनाई गई थी, बस इसलिए मैंने बता दिया। अगला ये आर्टिकल है द एपिडेमियोलॉजिकली साउंड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। एपिडेमियोलॉजिकली ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, अब इसमें पूरे मतलब हो गया महामारी विज्ञान, तो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली हुआ कि ये है कि अभी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये न्यूज़ में क्यों है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी में क्या है कि भाई अब कोरोना आता है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो सेकेंड वेव में जो प्रिकॉशंस लिए गए थे वही सेम प्रिकॉशंस या सेम स्ट्रेटजी सेम टूल्स हम लोग थर्ड वेव में भी कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब उसमें भाई पहले क्या था कि पहले अवेयरनेस नहीं थी इतनी, वैक्सीनेशन नहीं था इतना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतना, तो ये था कि इसको कैसे रोका जाए, तो हिट एंड ट्रायल चल रहा था। अभी क्या है कि सेकेंड वेव का भी एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, हमारे पास मेडिकल टूल्स किट और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग और थोड़ा प्रिसाइज करेंगे पूरे इस ऑपरेशन को। तो वही हुआ है कि अब इंडियन काउंसिल ऑफ, पहला यही बोला ही है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है, उन्होंने रिसर्च रिलीज एन एडवाइजरी on purpose testing strategy for COVID-19 in India. The advisory provides details on who may be and people who need not be tested. उन्होंने ये बोला है कि एडवाइजरी इसलिए है कि देखिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो कितना भी हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, लैब्स कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए फुलफिल नहीं कर सकता है। तो बेटर ये है कि हम लोग एक सिरे से सबकी टेस्टिंग ना करें। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि किसको टेस्टिंग करना है, किसको नहीं करना है, उसी से रिलेटेड है, कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। अब इसमें क्या है, द लेटेस्ट कोविड-19 टेस्टिंग स्ट्रैटेजी रिप्लेसेस द प्रीवियस एडवाइजरी ऑफ सितंबर 2020। ये सेकेंड वेव में जो एडवाइजरी थी उस एडवाइजरी को इस टेस्टिंग एडवाइजरी ने रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, व्हेन द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक बिगेन द वायरस वाज न्यू टू एनी सेटिंग एंड एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड ए कंटेनमेंट स्ट्रेटजी टू स्टॉप द वायरस स्प्रेड एंड प्रिवेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन। भाई वही मैंने बोला, जब शुरू में था तो ये एक पैंडमिक था, बहुत चीज़ों की स्ट्रेटजी पता नहीं थी, वायरस को स्टॉप करने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो बेसिकली ये उस सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में हमारी वो थी कि सबको टेस्टिंग करना है, सबको करना है। अब लेकिन ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब ये जितना भी इम्पोर्टेंट है हाईलाइट मैंने कर दिया, इसमें कोई नोट नहीं बनाना आपको, बस आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इसको ब्रीफ करने के लिए, आप लोग बस समझ लीजिए इसको ऐसा नहीं कि आप इसको कॉपी पेन से कोई, भाई आप लोग के पास और भी तो टाइम चाहिए आप लोगों को और कुछ पढ़ने के लिए, ऐसा तो है नहीं ना सारा दिन आपको हिंदू ही पढ़ते रहना है। जब आपके पास ऑलरेडी कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसको आधे घंटे में सम अप करके ब्रीफ करके ख़त्म करिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। ज़बरदस्ती हर आर्टिकल को इतना घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस इसको आप समझ लीजिए और जितना हाईलाइटेड है ये बस इंपॉर्टेंट है, बस इसको भी देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, द इमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाउ हैज़ चेंज द सिचुएशन ड्रास्टिकली, सो देयर इज़ ओमिक्रॉन विद ए 3 to 4 फोल्ड हायर ट्रांसमिशन टू द डेल्टा वेरिएंट। मतलब डेल्टा जो था उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, बस इतना ही है। द अप्रोच फॉर अदर पर्पज हेल्थ टूल्स सच एस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आइसोलेशन क्वारंटीन आर बीइंग रिव्यूड। अच्छा, वही जो पिछली बार तक क्वारंटीन करना है, हेल्थ इश्यूज टूल्स क्या यूज़ करना है, वो अब रिव्यू हो गए हैं। वही जो मैंने आपको शुरू में ब्रीफ किया था, बस वही है, मोटा माटी कहानी वही है, कहानी में कुछ बदलाव नहीं है। बस अब उसमें यही है कि अब in public health challenges such as ongoing COVID-19 pandemic, every health intervention should be deployed to offer the maximum benefit to most citizens. The available laboratory capacity and the testing kits need to be used efficiently. मतलब अब वही मैंने बोला ना, जनसंख्या हमारे देश में इतनी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी डेवलप हो गया हो पर उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसको बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए। अब इसमें कैसे स्मार्ट नहीं था, अवेलेबल लेबोरेटरी कैपेसिटी एंड टेस्टिंग किट नीड टू बी यूज्ड एफिशिएंटली, optimally and intelligently. Testing asymptomatic people has a very limited marginal benefits and can overburden already stretched testing system, which could essentially
मीन्स ए डिले इन कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट फॉर दोज विद ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़। मतलब जो एसिम्टोमेटिक हैं सबको टेस्टिंग करने लगेंगे तो सब ओवर बर्डन हो जाएगा, ठीक है, ओवर तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ज़रूरी क्या है, जो सीवियर केसेस हैं उनको किया जाए, वरना सबको एसिम्टोमेटिक को भी हम लोग डील करने लगेंगे तो केसेस तो बढ़ ही जाएंगे, पर उसके बाद में होगा कि जो सीवियर डिजीज़ से पीड़ित हैं उनके साथ दिक्कत हो जाएगी, उनको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिलेगी टाइम से, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो सबकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको ही, जो सीवियरली इससे अफेक्टेड हैं। इसमें फिर वही चीज़ है, द पब्लिक हेल्थ टूल्स नीड टू बी सुटेबली मॉडिफाइड एंड कैलिब्रेटेड एट एवरी स्टेज ऑफ पैंडमिक। 2 ईयर्स, अच्छा वही है, मतलब जो 2 साल पहले जो हम लोग टूल्स या स्ट्रेटजी अपना रहे थे उसको अपग्रेड करके अब हम लोग को रिवाइज करते रहना पड़ता है समय के हिसाब से। वही है, बस कहानी उतनी ही है कि हम लोगों को रिवाइज करते रहना है और बाकी उसी को बदल बदल के अपना सब बोल दिया। अब लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया है इसी को कि India's latest advisory on COVID testing is bold, pragmatic and epidemiologically sound. More importantly, it shifts the balance of India's pandemic response from a treatment oriented to a public health focused. मतलब ट्रीटमेंट ओरिएंटेड से पब्लिक हेल्थ पे फोकस करना है। ट्रीटमेंट मतलब कि अब सब किसी को भी प्रॉब्लम है सबको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ पे फोकस करने का मतलब ये है कि जो सीवियरली अफेक्टेड हैं उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ करिए, मतलब उसको बस एक ढर्रे की तरह सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इसमें, बस ये अवेयरनेस के लिए है और एक व्यू डेवलप करने के लिए। इसमें नोट्स कुछ नहीं बनाना है आपको, फालतू ओवरबर्डन आप लोग भी मत होइए, टाइम उतना ही है। अब देखिए स्पेस फॉर ड्रीम, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इस वाले आर्टिकल को। इसमें हुआ क्या है बेसिकली, देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ये हमने क्विज में कवर किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। मतलब ऐसी छोटी छोटी जो न्यूज़ होती है ना क्विज में हम लोग डील करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अब इसमें देख लीजिए इस आर्टिकल में बेसिकली है क्या, जो हमारे जो नए चीफ हैं वो कल हम लोगों ने क्विज में डिस्कस किया था ना, मिस्टर सोमनाथ, तो ये सीवान को इन्होंने रिप्लेस किया है, मिस्टर सीवान को। अब इनके पास चैलेंजेस कई सारे हैं। चैलेंजेस मतलब कि जैसे इफ़ अर्लियर उस समय जो मिस्टर सीवान थे उस समय बहुत ही सस्ता एक मार्स पे मिशन भेजा गया था जिसकी कॉस्ट 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हुई थी, ठीक है। चंद्रयान 2 हैड केप्ट एंटिसिपेशन हाई, मतलब द न्यू चेयरपर्सन विल ओवरसी द अनफर्लिंग द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। गगनयान हमारा क्या है, ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम है। तो जब उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन को जब भेजा था तो उन्होंने इतना सस्ता भेज दिया था कि अब इनसे और एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है चंद्रयान 2 की। तो बेसिकली इनके पास चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको जान लेनी चाहिए। आदित्य L1 ये इंडिया का मिशन है। बेसिकली आदित्य का मतलब सूर्य से होता है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो बेसिकली सूर्य, तो ये आदित्य मिशन किसका है, सूर्य का मिशन है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। पर्यायवाची आप लोग हिंदी तो पढ़ते ही होंगे, तो बस आदित्य का मतलब सूर्य, तो ये सूर्य का मिशन है। अब इसमें अगला आ जाता है, मिस्टर सोमनाथ विल ऑल्सो लीड ए ट्रांजिशन इन इंस्टांस ऑफ इसरो टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन। Until a few years ago, ISRO has remained largely preoccupied by driving socio-economic benefits। अच्छा वही है, देखिए ये बेसिकली है क्या कि 2019 से, इससे पहले मतलब बहुत पहले क्या होता था कि हमारी कंट्री इतनी डेवलप तो थी नहीं, तो होता जो भी रिसर्च होती थी, हम लोग पहले गरीब कंट्री की श्रेणी में आते थे, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ पे काम सिर्फ उतना ही होता था कि जो भी रिसर्च होगी गरीबों को उत्थान के लिए, वेलफेयर मेजर्स के लिए कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च होती थी। बट अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो स्ट्रेटजी ही चेंज हो गई। हम लोग अब धीमे धीमे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज़ को कम्पीट करने की स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब स्थिति में आ रहे हैं तो क्या करना होगा कि अब जो इसरो है, अब हम लोग अब वेलफेयर मेजर्स तो लेंगे ही लेंगे, अब उसके साथ साथ हम लोग अब कॉमर्शियल प्रॉफिट ओरिएंटेड मेजर्स भी लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड मेजर्स कैसे होंगे, 2019 में एक इसकी इसरो की आर्म है, आर्म मतलब एक ब्रांच है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये मार्च में आई थी। इसका काम क्या है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट्स द कंपनी विल प्रोवाइड लॉन्च सर्विस, बिल्ड कस्टमाइज लॉन्च व्हीकल, प्रोवाइड सर्विस
ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट, ऑल्सो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडियन इंडस्ट्री। मतलब ये सारे काम इसके हैं, मतलब कि ये सारे कॉमर्शियल तरीके से करेंगे। दूसरों के लिए हम लोग सैटेलाइट लॉन्च भी करेंगे, अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाएंगे, लॉन्चिंग व्हीकल बनाएंगे, ये कॉमर्शियल स्केल के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए। जैसे भूटान है, श्रीलंका है, या कोई भी ऐसा देश जो ये सब काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग बेचेंगे बैठ के, या उनके लिए हम लोग पैसे के लिए काम करेंगे। अब इसमें क्या, एज ए सीक्वल of established of NSIL came the announcement of the creation of Indian National Space Promotion Authority Organization 2020। NSIL की तरह ही एक नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ये 2020 में बना दिया गया। इसका काम भी कॉमर्शियल पर्पस ही है बेसिकली। अब यहाँ पे जो हमारे नए चेयरमैन हैं, इनको मिस्टर सोमनाथ, इनको चेयरमैन बनाया गया, अपॉइंट किया गया है। तो इनके आगे चैलेंजेस क्या हैं, कॉमर्शियल विंग को भी डेवलप करना, चंद्रयान भी इन्हीं के हिसाब से, मतलब एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चिंग करना। मतलब बेसिकली चैलेंज कुछ नहीं है, बेसिकली इनका टास्क है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि जब आप आपसे पहले कोई बहुत अच्छा काम कर देता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत हाई हो जाती है। तो बेसिकली बस ये यहाँ पे NSIL क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी और ऑथराइजेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चंद्रयान 2 क्या है, आदित्य क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए, जितना अंडरलाइन है इसको पढ़ेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको इसमें से नोट डाउन कुछ नहीं करना है, ये एक अवेयरनेस से रिलेटेड है। ये आप लोग, ये लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट लिबरल सोसाइटीज़, ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। बेसिकली इसमें एक ब्रीफ में कर देता हूँ। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो मतलब द इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग वेल, द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग आर बीइंग सक्ड अप टू 1% ऑफ द टॉप ट्रिकल डाउन टू दोज बिलो हैज़ डिमिनिश्ड। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जैसे इकोनॉमीज़ है, जो नेशनलिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है, सब कुछ है, तो बेसिकली एक कोरोना का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। कोरोना के एग्जाम्पल में किया गया है कि जो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसको देखा गया है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो भी वेल्थ है, जो भी प्रॉफिट है, वो शुरू के 1% लोगों पे ही जाके रुक गया है। अब इसमें हुआ क्या है बेसिकली, अब प्राइवेटाइज मतलब गवर्नमेंट, मतलब इसमें ये एक कॉन्टेक्स्ट यही है। अब इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया गया है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिम्टम्स लाइक, ये है, इसमें पूछेगा ना, लाइक द COVID-19 वायरस हुज ओरिजिन साइंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड एंड द डिजीज हैज़ बीन क्रिपलिंग द वेलबींग ऑफ नेशन फॉर 30 years। पॉलिटिकल सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। इकोनॉमिक सिम्टम्स आर इनइक्वालिटीज़ विद इन इकोनॉमीज। मतलब ये दिया गया है, कोरोना आने से एक गैप बढ़ेगा अमीरी और गरीबी में। पॉलिटिकल सिम्टम्स ये होगा कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, डेमोक्रेसीज खतरे में आ जाएंगी। ये मतलब एक भाई, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं ये सब एनालाइज करते रहते हैं, हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस 2-4 पॉइंट हैं, व्यूज़ हैं, डेवलप करने के लिए बहुत है। तो इसका तरीका क्या है, तो इसमें 2-3 तरीके हैं। क्या प्राइवेटाइज होना चाहिए, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक एंटिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ होती हैं, उसमें जो शेयर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गवर्नमेंट को हो जाता है। अब जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मतलब 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा जो 49% शेयर होता है वो गवर्नमेंट प्राइवेट को बेच देती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये करना ठीक है? अब ऐसा करने से दिक्कत क्या है, प्राइवेटाइज आप कर देते हैं, द गैप्स बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स विल इंक्रीज। अब जिसके पास पैसा है तो वो अगर इन्वेस्ट करेगा डिसइन्वेस्टमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, तो वो और पैसे से पैसा कमाएगा। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो, उसके पास क्या होगा, उसके पास संसाधन भी कम है, पैसा भी कम है, और वो पैसे को ज़्यादा कमा भी नहीं पाएगा। अब इससे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे होगा, जो अमीर है, मतलब अगर रिच है तो उसके बच्चे भी रिच होंगे, अच्छी एजुकेशन पाएंगे, अच्छे रिसोर्सेज होंगे, अच्छे और संसाधन होंगे, चीज़ें वो सब होगा। गरीब जो होगा, अगर वो गरीब शुरू से ही है तो उसके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, अच्छे संसाधन नहीं होंगे, तो वो और गरीब हो जाएगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन में ये समस्या हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, कम्युनिज्म मॉडल ठीक है, एक डिबेट है ये। तो कम्युनिज्म में
ठीक नहीं है। देखिए इन्होंने बोला कम्युनिज्म में क्या होता है, वाइल कम्युनिज्म हैज़ लिफ्टेड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ मासेस ऑफ पुअरर पीपल फास्टर देन कैपिटलिज्म कुड, कम्युनिज्म सोल्यूशन टू द प्रॉपर क्वेश्चन दैट देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज ए फेलियर। मतलब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कम्युनिज्म, मतलब ये तो फेलियर हो गया। मतलब क्या कम्युनिज्म करना चाहिए? तो अब मतलब उनमें जो गरीब लोग हैं उनका स्तर बढ़ जाता है, एजुकेशन मिलती है, हेल्थ मिलता है, सब कुछ करता है, तो करना क्या चाहिए? तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट का होता है। तो इसके हिसाब से तो ग्रोथ भी तो फिर नहीं होगी ना। अगर आपके कंपटीशन ही नहीं होगा, तो कंपटीशन नहीं होगा तो आप मेहनत क्यों करेंगे? आपको पता है आप 10 रुपये कमाएंगे, 10 में से आपको मिलना ही कुछ नहीं है, ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट का, तो आप एफर्ट भी उतना ही डालेंगे जिसमें 10 ही मिले। तो वो भी है मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो क्या है, अब इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं। इट हैज़ ग्रांट मैनी ऑफ देयर बेसिक इन ह्यूमन नीड्स। अगर मतलब प्राइवेट कर देते हैं तो उनको ज़रूरत का सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो नेचुरल इन्वायरमेंट ओवर हार्नेस करेंगे रिसोर्सेज को, तो बेसिकली और भी नुकसान होगा। जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाएगी, इन्वायरमेंट और नुकसान होगा। तो मतलब बेसिकली ये डिबेट है, कम्युनिज़्म ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ठीक है। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन बस यही है, ए न्यू फॉर्म ऑफ गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पावर्ड बाय कोऑपरेटिव इकोनॉमिक इंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी। मतलब गांधीयन मॉडल, मतलब रामराज्य टाइप का भी रहे और इसके बाद में एक कोऑपरेटिव मॉडल भी रहे। दोनों मॉडल रहेगा तो एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि गरीबों का उत्थान भी हो, उनके एजुकेशन और शिक्षा और उनके लिए हेल्थ भी काम करे, और उसके अलावा जो है एक कॉरपोरेट सेक्टर भी होना चाहिए जिससे कि देश भी आगे बढ़े। बस बेसिकली डिबेट इतनी ही है अपनी, कि एक बैलेंस होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, तो ओमिक्रॉन और इलेक्शन बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड। अब देखिए ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, इंडिया चाइना एग्रीज ऑन LAC टॉक। जो ईस्टर्न लद्दाख है उसमें स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उसमें ये हुआ है कि और भी बात होनी चाहिए उस स्टैंड ऑफ को बढ़ाने के लिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बस वही है कि अभी इसको दोनों तरफ की आर्मीज़ हैं, इसमें राउंड टेबल टॉक्स चल रही हैं इसका सोल्यूशन के लिए कि आखिर क्या होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बेटर फोकस मोर ऑन लोकल कंटेनमेंट। मोदी जी ने क्या किया, सभी CMs जो हैं उनकी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने बोला है कि देखिए अब ऐसा है कि along with tackling Omicron we need to start preparing for any future variant from now itself। अब क्या ओमिक्रॉन, क्या वो अब पहले डेल्टा था, अब ओमिक्रॉन आ गया। अभी तो फिर भी सुन रहे हैं कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का वेरिएशन आ सकता है, जिस जो घातक डेल्टा की तरह होगा और जिसका पॉजिटिविटी रेट जो जब बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन की तरह फैलेगा। तो मतलब इसकी अब कोई भी पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते, अब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि आप लोग तैयार रहिए, संसाधन अच्छे से करिए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए लोगों का, क्योंकि वही सोल्यूशन ही है। और इसके साथ साथ सभी को मेडिकल सुविधा और सबकी स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के साथ साथ हमें इकॉनमी को भी ग्रो करना है। तो और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा, हर घर दस्तक प्रोग्राम जो चल रहा है 100% वैक्सीनेशन वाला, इसको भी करते रहना है, बस यही है। अब ये देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज़ हिंदू न्यूज़पेपर। अब इसमें है क्या, फॉरेस्ट ट्री कवर इन इंडिया। इसमें हम लोगों ने क्विज़ में बहुत अच्छे से डील किया है, पर यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये हमारी हर 2 साल में रिलीज़ होती है, ठीक है। अब 2 साल में रिलीज़ होती है, तो जो लास्ट हमारी रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 2019 में। अभी जो है 2021, 2 साल हो गए हैं। और ये रिलीज़ कौन करता है, रिलीजिंग द रिपोर्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, वो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये रिलीज़ करती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा क्या है, अभी तक का जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 24.62 हो गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि 2019 वाली रिपोर्ट में ये कितना था डाटा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।
और अभी का जो करंट डाटा है 24.62 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा कि 2019 में ये डाटा ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का कितना था, जोग्राफिकल एरिया का कितना था। अभी रिसेंटली कुछ एरिया भी बढ़ गया है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानकारी के लिए मैंने कर दिया है इसको। आप लोग मतलब कितना स्क्वायर किलोमीटर ये कभी नहीं पूछता है वैसे, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए देख लीजिए। अब टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनमें जो एरिया है फॉरेस्ट कवर का वो बढ़ गया है। कौन कौन से? आंध्रा है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा जो है उड़ीसा है। इनमें आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, इसमें फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ गया है। इसके बाद में अगला ये है कि कौन सा स्टेट है जिसमें से लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। आंसर है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस से लेके, मतलब पीसीएस से लेके ऑल एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ये तो फॉरेस्ट कवर हो गया। परसेंट ऑफ देयर टोटल जोग्राफिकल एरिया वेयर परसेंटेज वाइज किस में सबसे ज़्यादा है? मिजोरम में, फिर अरुणाचल में है, फिर मेघालय, मणिपुर में, ये सब है। तो ये आप लोग इसको बाकायदा नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो नोट्स अभी खैर देखते हैं, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। क्विज़ भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो ऑलरेडी क्विज़ में कवर हो जाता है। और ये है। इसके बाद मैनग्रोव का एरिया भी बढ़ गया है, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है और ये ऊपर वाला है और ये है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। अब ये है बेसिकली न्यूज़, इसमें कुछ नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सियाचिन है जो रेजिंग द फ्रेश डिबेट ओवर द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड्स। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है? सियाचिन। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें न्यूज़ एनालिसिस है। बेसिकली सियाचिन और सरक्रीक है, ये बेसिकली पाकिस्तान से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। इसमें कंट्रोवर्सी पाकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादा रहती है। पर अभी जैसे ईस्टर्न लद्दाख वाला जो है, देखो, हाउएवर विद द स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख, and massive build-up and expansion by People's Liberation Army in subsector North, which is very close to Karakoram Range and Saltoro Ridge. Several serving officials and experts noted that it would not be possible for India to vacate the, मतलब वही है जो ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो गया है उसमें, और जो काराकोरम रेंज तक है, तो जल्दी अब इंडियन जो आर्मी का स्टैंड ऑफ है जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ऊपर से ये सियाचिन और सरक्रीक वाला है, ये पाकिस्तान में इशू है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, वो चाइना मिलकर इंडिया को परेशान कर रहे हैं। कुल मिला के वहाँ का इशू अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती है स्थिति। तो अभी वहाँ पे आर्मी को हटाने का ऐसा डीमिलिटराइजेशन का मुद्दा ही वही है कि डीमिलिटराइज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बस बेसिकली उतना ही है। अब इसमें अगली एक न्यूज़ ये है कि ये इसमें नोट कुछ नहीं बनाना है, आप लोग जान लीजिए। यूएस डिनाउंसेस चाइनाज मैरीटाइम क्लेम। बेसिकली क्या है, जो साउथ चाइना सी उसमें रह रह के जो चाइना होती है वो क्या करता है कि अपना क्लेम ठोकता रहता है कि हमारी है, बट ऐसा है नहीं। अब अभी रिसेंटली यूएस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है कि अनलॉफुल क्लेम इन द साउथ चाइना सी, रिजेक्टिंग बोथ द जोग्राफिक एंड हिस्टोरिक बेस फॉर इट्स वास्ट डिविजन मैप। तो यूएस ने सीधे सीधे खारिज कर दिया कि ना हिस्टोरिकली ये तुम्हारा है, ना किसी भी तरीके से जोग्राफिकली तुम्हारा है, तो इस रिपोर्ट में बोला है। तो उसी को लेके चाइना ने फिर काउंटर किया, नहीं ऐसा नहीं है, और मतलब ये हम तो सिग्नेटरी भी हैं और हमारा ही है ये। पहले असल में 2019 में 2016 में फिलीपींस ने क्या किया था, इंटरनेशनल लॉ को, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट में अपील किया था कि ये हमारा ही है, मतलब ये चाइना का नहीं है, साउथ चाइना सी। इसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, जो ये कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, फिलीपींस और आपका और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी को सराउंड करते हैं, ये उनका भी उसमें उतना ही हिस्सा है। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकली चाइना ने बोला था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी है, ये हिस्टोरिकली भी हमारा ही है। तो उसी के काउंटर में यूएसए ने इधर पे बोला है कि नीदर ज्योग्राफिक और हिस्टोरिक बेस, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वही है, ये डिबेट है बेसिकली। इसमें जो कंट्रोवर्सी रहती है वो फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, और वहाँ पे जो भी कंट्रीज है, जापान हो गया, नहीं जापान तो ऊपर हो गया, मतलब फिलीपींस, जापान, सॉरी, फिलीपींस, वियतनाम
और जो ताइवान भी है, बट वो ताइवान उतना नहीं है। तो उसमें बेसिकली इसमें इंटरेस्ट क्या है, साउथ चाइना सी इज़ ए होम टू वैल्यूबल ऑयल एंड गैस डिपोजिशन एंड शिपिंग लेन्स एंड बीजिंग नेबर्स हैव, मतलब यहाँ पे ऑयल और गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है, तो चाइना बेसिकली उसको कब्जा करना चाह रहा है। तो बस इतनी सी ही पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स। और चाइना और यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना उसमें क्लेम करे, क्योंकि वो जो गैस का और जो भी रिज़र्व है वो चाइना के हाथ लग जाएगा, तो वो एनर्जी वाइज ज़्यादा काफ़ी साउंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहता है चाइना, वो यूएसए या कोई भी नेबरिंग कंट्रीज, उसमें उतना ही अधिकार सबका है, और फिर होना भी नहीं चाहिए भाई। आप ज़बरदस्ती थोड़ा ना है, क्या फिलीपींस का भी नहीं है, वियतनाम का नहीं, ये हम यहाँ पे ताकतवर हैं तो ये एरिया हमारा हो गया, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो बस वही रिपोर्ट में यूएस ने उसके क्लेम को खारिज किया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आजकल जो है चाइना के जो एम्बेसडर हैं, ये 5 देशों की जो विज़िट पे गए हैं, तो रिसेंटली श्रीलंका में थे। श्रीलंका ने क्या किया है, उनसे लोन मांगा था। अब ये इंडिया ने बेसिकली उसको 900 मिलियन US डॉलर्स का चाइना को लोन दे, वो श्रीलंका को लोन दिया है। अब लोन किस फॉर्मेट में दिया है, ये दिया है 400 मिलियन करेंसी स्वैप में और डिफर्ड पेमेंट 500 मिलियंस में। ये बेसिकली इस अंडरलाइन मैंने जो किया है ये इतना खास नहीं है, बस ये है कि आप फॉलो अप चाइना से है थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि अब जब से इंडिया ने श्रीलंका ने चाइना से भी मांगा था और इंडिया से भी मांगा था। देखो, इंडिया से असिस्टेंस फॉलो रिक्वेस्ट फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग फाइनेंस मिनिस्टर विजिट, तो इंडिया ने दे दिया। अब देने से क्या हुआ है कि जो वहाँ की जो श्रीलंका है वहाँ पे डिबेट शुरू हो गई है, पॉलिटिकल डिबेट। डेवलपमेंट हैव प्रॉम्प्टेड पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इन श्रीलंका टू पिट इंडिया एंड चाइना अगेंस्ट ईच अदर। मतलब अब कंपटीशन हो गया है कि मदद इंडिया ने टाइमली कर ली है तो चाइना को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो बेसिकली यही है। तो इंडिया ने भी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक मूव के तहत ही इतने कम समय में उसको फेवर कर दिया है, दे के उसको इकोनॉमिक क्राइसिस से वैसे भी जूझ रहा है। तो यहाँ पे अगर मदद कर दी है तो कुछ नहीं तो एक सेंटीमेंट तो डेवलप हो गई आप, क्योंकि कितना भी इंडिया भी नहीं चाहता है चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका या कोई भी नेबरिंग कंट्रीज़ में हो। अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो इंडिया के लिए भी घातक है, तो बेस नहीं बनाने देना चाहता है। तो इंडिया हर तरीके से कोशिश करता है इनको इकोनॉमिकली या कैसे भी करके वो उसकी मदद करता रहे। तो इसीलिए इंडिया ने उनको इकोनॉमिक फेवर कर दिया है। तो वही फेवर जो किया है, तो वही वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, मिस्टर कैब्राल, तो उन्होंने ट्वीट किया था, हैड एन एक्सीलेंट डिस्कशन विद इंडियन हाई कमीशन टू श्रीलंका हैशटैग श्रीलंका HE गोपाल बगले। तो बेसिकली बस यही है, इंडिया ने मदद कर दी है। तो जियो पॉलिटिकल, अब इसको हो सकता है हम लोग को एक डिटेल्ड आर्टिकल भी मिल जाए। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट आई रखे रहिए, इसमें नोट डाउन कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। लास्ट का जो जिस्ट वाला होता है, ये देखिए इधर भी जो है द लिथुआनिया चाइना, ये जो है ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। चाइना स्ट्रैटेजी ही अपनी यही अपनाता है। अब इसमें क्या है कि जो लिथुआनिया है वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई है। अब क्या है, चाइनीज़ है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। लिथुआनिया क्या है, यूरोपियन यूनियन की एक मेंबर है और डेमोक्रेटिक है, ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो गवर्नमेंट के चेंज होते ही वहाँ पे पॉलिसी भी चेंज कर दी है। अब चेंज क्या किया है कि जो उसने वो ताइवान है, जो ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वाज ओपन इन लिथुआनिया नोटेबली बिकॉज इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट sorry for for the first time that Taiwan was allowed to use its own name to open an office। अब हुआ क्या है कि लिथुआनिया में ताइवान बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि उसमें जो भी इंटरनेशनल रिलेशन हो या कुछ भी हो ये चाइना के नाम पे ही हो। लिथुआनिया ने किया क्या है, ताइवान को अपने ही नाम से, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से लिथुआनिया में ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दी। अब ऐसा करने से हुआ क्या, चाइना चिढ़ गया। चाइना का मतलब ये है कि अच्छा, मतलब ताइवान तो हमारा है, तुम उसको अपने नाम से तुम सहमति दे रहे हो, इसका मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट मी। तो उसने क्या किया कि, और इसके बाद में और लिथुआनिया ने गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई उसने क्या किया, इतने सारे मेजर्स ले डाले। चाइना हैज़ डाउनग्रेडेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद लिथुआनिया, मतलब जैसे ही उसने ऑफिस खोलने दिया
चाइना ने क्या किया, ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया लिथुआनिया के प्रोडक्ट को, बैक ट्रैक कर दिया। अच्छा अब है क्या, और लिथुआनिया ने क्या क्या किया, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। लिथुआनिया ने क्या किया, लिथुआनिया's current wave of assertiveness move against China to certain extent have been attributed to change of government। ये मैंने आपको बोला, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने स्टैंड चेंज हो गया। इसने किया क्या कि फॉरेन पॉलिसी में भी चेंज कर दिया लिथुआनिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, वहाँ पे इकोनॉमिकली लिथुआनिया हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ चाइना विद इन द यूरोपियन यूनियन ऑन द जिंगजियांग एंड हांगकांग इशू। लिथुआनिया सपोर्टेड ताइवान स्पीच टू बिकम एन ऑब्जर्व एट द वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, मोटा बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बेसिकली उसने क्या किया कि जो चाइना के प्रोडक्ट थे उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने, चाइना ने अपने पॉपुलेशन को एडवाइस किया कि चाइना में जो स्मार्टफोन बने हैं इनको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, लिथुआनिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ही चलेगा और उसमें कोई भी जो कम्युनिस्ट कंट्री उनके साथ नहीं चलेगा। चाइना का जो प्रोडक्ट है पूरी तरह बहिष्कार किया जाएगा। अब चाइना ने रिएक्ट कैसे किया, चाइना ने रिएक्ट ऐसे किया, चाइना डाउनग्रेड इट्स रिलेशन विद लिथुआनिया बाय परमानेंटली रिकॉलिंग इट्स एम्बेसडर एंड बाय डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्रॉम एम्बेसडर लेवल टू दैट ऑफ चार्जी अफेयर्स। मतलब उसने अपना एम्बेसडर बुला लिया, उसने बोला कि अब वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है लिथुआनिया का कोई नहीं खरीदेगा, उसने वही कर दिया। तो चाइना क्या करता है कि चाइना ने बोला कि अगर कोई भी कंट्री लिथुआनिया के साथ रिलेशन रखेगा तो हम उसको अपना मटेरियल नहीं देंगे। वो एक ये प्रेशर डालने के लिए, और कोई भी कंपनी अगर लिथुआनिया को एक्सपोर्ट करेगा, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट उसको सप्लाई करेगा, तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे और उसको भी वही ट्रीट किया जाएगा जैसे लिथुआनिया के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं। तो चाइना ये सब ट्विस्टिंग पॉलिसी करता रहता है। अब इसमें हुआ क्या, लिथुआनिया ने जब अपना मेजर लिया, उसने बोला ना हम एक्सपोर्ट करेंगे ना इम्पोर्ट करेंगे। तो लिथुआनिया का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि लिथुआनिया एक छोटा सा देश है। अब उसमें क्या है कि उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो 1% होता है। लिथुआनिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना आर 5 times। चाइना अमाउंट्स टू ओनली 1% ऑफ लिथुआनियाज एक्सपोर्ट। लिथुआनिया से 1% जाता है और जो चाइना से माल वहाँ जाता है वहाँ 5% जाता है। तो नुकसान किसका है, जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उसका नुकसान होगा। तो चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, 5 गुना ज़्यादा करता है लिथुआनिया से, तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो चाइना ने क्या किया कि तब उससे डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता है, बट यूरोपियन यूनियन की और भी जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना से डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो भाई लिथुआनिया नहीं करता है बट और भी तो पार्टनर, अब जैसे यूरोपियन यूनियन इज़ करेंटली चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अबाउट 80 to 90% लिथुआनियाज एक्सपोर्ट आर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इतना। तो ये अब यूरोपियन यूनियन को धमकी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है लिथुआनिया भी तो अफेक्टेड होगा। भाई चाइना के साथ नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन के और भी कंट्रीज़ के साथ तो होगा ही ना। तो बेसिकली यही है। तो बेसिकली चाइना बस इकोनॉमिकली उसको ट्विस्ट कर रहा है, चाहता बस वही है कि तुम ताइवान को जो तुमने ऑफिस खोलने दिया है उसके नाम से उसको तुम हटा दो। अब इसको बचाने के लिए, लिथुआनिया को बचाने के लिए भाई यूएस आ गया और यूरोपियन यूनियन तो था ही। इसके बाद में ताइवान ने थोड़ा सा बोला हम तुम्हारी मदद करें, हम छोटे हैं कोई बात नहीं लेकिन तुम्हारी मदद करेंगे। ताइवान हैज़ मेड एफर्ट टू कंपनसेट द लिथुआनियाज इकोनॉमी फ्रॉम चाइनाज कोएशन, ठीक है। अब किया क्या, ताइवान ने 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान किया लिथुआनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। 200 मिलियन, दिल बड़ा होना चाहिए वैसे भी ताइवान ने फिर और क्या किया, ताइवान इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस $1 बिलियन क्रेडिट प्रोग्राम एम्ड एट बेनिफिटिंग लिथुआनिया बिजनेस। ये प्रोग्राम भी चला दिया। यूरोपियन हैज़ ऑल्सो वार्न्ड ऑफ रेजिंग द लिथुआनिया इशू एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि भाई अब चाइना इसके साथ अगर दिक्कत करेगा तो हमें भी दिक्कत होगी। तो ऐसा है कि बीच में ही WTO को ले जाएं, थोड़ा मामला ठीक ठाक होगा तो सबके फ़ायदे का है। तो बस बेसिकली यही है, चाइना और लिथुआनिया का जो स्टैंड ऑफ है, इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ कह लीजिए, ये सभी के लिए ही घातक है और जो वर्ल्ड है उसकी ट्रेजेक्ट्री को अलग तरीके से सेट करेगा। चलिए, और आज के लिए तो इतना ही है और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज के पेपर में। और बाकी हम लोग, चलिए अब हम लोग वो सेगमेंट है जो वोकेबलरी वाला वो डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट 5 वोकेबलरीज़ हैं ऑलरेडी मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया है, आप लोग प्लीज़ इसको भी देख लिया करिए। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या और आपको और चाहिए है। तो हम लोग उस पर जो काम करते हैं उसके लिए आप लोगों के लिए
और अच्छा काम कर पाएंगे, हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसलिए चलिए ठीक है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 5 वोकैबुलरी हैं, पहला है एक्विटल, दोष मुक्त। एक्विटल ये हमारे पहले पेज से ही है, एक्विटल मतलब दोष मुक्त होना। तो ये बहुत जगह आप लोग यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो वहाँ हाईलाइट मैंने कर दिया है, तो आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन वहाँ से देख लिया करिए। दूसरा है ड्यूपिंग, धोखा देना। तो हम लोग किसी को ड्यूप करते हैं, धोखा देते हैं, तो उसको ड्यूप करना बोलते हैं, ड्यूपिंग। स्टैंडर्ड, ये जो आजकल प्रधानमंत्री की जो कॉन्वॉय है जो फ्लाईओवर में फंस गया था, तो उसको फंसे रहना, स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड। प्राइम द कॉन्वॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज स्टैंडर्ड फॉर 20 मिनट्स, फंसा रहा 20 मिनट तक। ये हमारा आर्टिकल से लिया गया है। एपिडेमियोलॉजिकल, महामारी विज्ञान, आप लोगों को मैंने बताया भी था, आपने रिव्यू पढ़ा होगा। कोलोक्यूल, बोलचाल में, मतलब जो हमारी बोलचाल में भाषा होता है उसको कोलोक्यूल बोलते हैं। तो ये हमारी आज की 5 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हैं। तो ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।